हेलो। सब लोग आ गए क्या? हेलो, आवाज आ रहा है मेरा? यस सर, गुड इवनिंग। हाँ, गुड इवनिंग। सब लोग आ गए क्या? नहीं सर, अभी तक तो विजय, विकास, कृणाल तो मैसेज हाँ, कृणाल का मैसेज मैंने देखा है। और पे था। और कृष्णा सर, चार लोग नहीं है, हम्म, तो टोटल 5 लोग नहीं है। ठीक है। हेलो। आ गया क्या? 8-10 हो गया अभी। ठीक है, सब लोग ज्वाइन होने दो। नेटवर्क का इश्यू रहेगा सबको। और कल क्या डिस्कस कर रहे थे लास्ट वीक में? कुछ है डाउट इसमें किसी को? एपीएफसी पैनल डिस्कस कर रहे थे। हाँ, एपीएफसी का में कुछ है। मैंने आपको हाँ सर, होमवर्क भी आज दिया था, सब लोग किया है क्या? वो रिपीट करने वाले थे सर आप डबल्स। रिपीट क्या? हाँ मतलब उस दिन वो आपने बोले थे कि मंडे को और एक बार हम डिस्कस करेंगे। हाँ, अगर किसी का डाउट रहेगा तो कुछ डाउट है क्या? वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपको, कुछ डाउट है किसी को कुछ इसमें? हाँ वही सर, वो पावर और कंट्रोल वायरिंग समझा नहीं था उस दिन। क्यों? क्या डाउट है इसमें आपको? वही आप रिपीट करने वाले थे, मैंने पूछा था उस दिन, आप बोले कि रिपीट करेंगे मंडे को। हाँ, वही तो, वो क्या डाउट है वही तो सब मैं पूछ रहा हूँ आपको। कुछ भी डाउट नहीं है तो अब वापस रिपीट करो, ऐसे कैसे? कुछ तो डाउट होना चाहिए ना, तभी जाकर रिपीट करेंगे। हाँ सर, मुझे सब एक समझा ही नहीं करके वो डाउट आया नहीं, मतलब वो समझा समझा ही ही नहीं नहीं मतलब पाया। वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है ना। बाकी सब लोगों को कुछ भी डाउट नहीं है, कुछ पूछा पूछता नहीं है, मतलब कुछ डिस्कस नहीं है। मुझे समझा नहीं, आप वापस बताओ, है ना? ऐसे नहीं है ना? पवन। हाँ हाँ सर। हम्म।
मैं वही बोला आपको, डाउट निकाल, डाउट लेके आओ, 2 दिन है आपके पास, डाउट लेके आओ। अब कुछ भी डाउट नहीं है सर, आप वापस बताओ, मुझे कोई डाउट नहीं है, मैं फिर भी सुनता हूँ एक बार और, आप बताओ एक बार और। हाँ, वही तो मैं पूछ रहा हूँ, डाउट लेके आओ, 10-10 पॉइंट निकालने के लिए बोला, तो भी आपने पॉइंट कुछ भी नहीं निकाला है। मैंने बोला लिखो, आप पेपर में पॉइंट्स लिख के आओ, लिख के बताओ मुझे कि सर इतना इतना है पॉइंट्स उसके बारे में। हाँ, अब नहीं समझ में आया तो फिर वो रिकॉर्डिंग है ना आपके पास, तो मैं रिपीट करने से अच्छा आप ही रिपीट करो रिकॉर्डिंग एक एक करके, चलेगा ना वो भी। हाँ ठीक है सर, मैं कर लेता रिकॉर्डिंग नहीं है तो फिर बात अलग है, रिकॉर्डिंग है आपके हूँ। नहीं, पास आपने फिर वो बोले थे कि हम इन डेप्थ इसको समझेंगे, क्योंकि फ्राइडे को हम ऐसे ही ओवरव्यू किसी किए को थे भी कुछ उसका। भी डाउट नहीं है, किसी को कुछ भी डाउट नहीं है तो फिर क्या, मैं वापस वही चीज बताते रहूंगा। एपीएससी पैनल ऐसा चलता है, एमसीसी पैनल ऐसा चलता है, पीसीसी पैनल ऐसे करते हैं। किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है, कुछ डाउट पूछते नहीं है आप लोग, लिखने के लिए बोलो तो भी नहीं लिखते हैं। जब तक डाउट डाउट लेके नहीं आते तब तक मैं अभी रिपीट नहीं करने वाला हूँ, है ना। वैसे भी अपने क्लास स्टार्ट होके 2 महीने हो गए हैं, वैसे भी 45 डेज का क्लास है, अभी भी हम लोग एमसीसी पैनल में अटका हुआ है, तो भी आप लोग बोलते हैं कि कुछ भी नहीं पढ़ा है। 1 महीने से मैं आपको बी का क्लास ही कर रहा था, मैं अभी भी बी को आप लोग जो सीखा था कॉलेज में, जो स्टडी हुआ था आपका, उसी को भी मैं मतलब रिपीट कर रहा था आज तक। आपको पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, वोल्टेज कैसे निकालते हैं, फुल लोड कैसे करंट का कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब डिटेल्स में मैं एक्सप्लेन कर रहा था। सोचा था कि मतलब आपको हेल्प हो जाएंगे। आप भी वापस वही बोल रहे हैं सर, वो बी के क्लास वापस कर दो, वापस एक बार और बताओ बी का पूरा सिलेबस। अभी इन डेप्थ आपको क्या चाहिए, मतलब पीएससी पैनल इन डेप्थ में क्या चाहिए, इन डेप्थ में आपको क्या चाहिए। सर आपने उस दिन कुछ बोला था, अभी ओवरव्यू हो गया है, हम और एक बार मंडे को इसको डिस्कस करेंगे, तो वो और क्या उसमें सीखना है वो तो नहीं पता मुझे सर, बट आप कुछ बताने वाले थे आज। वही तो मैं आपको पूछ रहा हूँ कि 2 दिन आपने क्या किया है, एपीएससी पैनल मैंने जो एक्सप्लेन किया है, आपने रिकॉर्डिंग सुना होगा, है ना। 2 बार रिकॉर्डिंग सुना होगा, 2-3 बार जितना भी टाइम है, तो आपको कुछ डाउट आया है क्या आपको, इन द सेंस क्लास को। हाँ हाँ, सर, पवन को नहीं वो पूछ रहा हूँ मैं, सिर्फ क्लास को। वो रिले जो रहता है एपीएफसी रिले, उसको क्यों हम सिंगल फेस, वो एक ही फेज में क्यों कनेक्ट करते हैं, वही फेज में क्यों कनेक्ट करते हैं, हाँ, दूसरे फेज में क्यों नहीं कनेक्ट करते। कौन सा फेस में, तो उसमें मैं आपको वही हाँ सवाल पूछने वाला था, अगर किसी को कुछ डाउट नहीं है तो मैंने अभी फ्राइडे को जो है मैंने नोटिस किया था, वो मैंने लिख के भी रखा है यहाँ पे, मेरा बुक में है कि सिंगल सिटी कौन से फेस में क्यों डालते हैं। मैंने आपको बोला था स्टडी करो एक बार, बोला था सबको, मनोज, विकास। हाँ सर, वो मिला नहीं मुझे कहा अभी भी ऑनलाइन में। हम्म? आप लोग डायरेक्ट ऑनलाइन में क्यों जाते हैं, आपके पास बुक तो दे दिया मैंने। हाँ, बुक में भी नहीं मिला सर वो एपीएफसी रिले आप का। सब लोगों का भी ऐसा आदत है क्या, कुछ भी डाउट है डायरेक्ट गूगल पे सर्च करो, क्योंकि आंसर जल्दी मिलता है ना, बुक में आपको पूरा बुक पढ़ना पड़ेगा, वैसे क्या विकास, है विकास क्लास में। यस सर। वही तो मैं पूछ रहा था आपको, क्या सर? कुछ डाउट आया तो डायरेक्ट गूगल पे क्यों जाते हैं, बुक्स में है ना, बुक जो दिया था उसमें है ना। हाँ हाँ यस सर। हम्म तो बुक क्यों नहीं यूज करते आप लोग।
नहीं, ये तो मेरा डाउट ठीक है उस दिन उसका। हो गया सर मेरा कलर। वो तुमको पूछा था ना मैंने क्योंकि वाई और पे में क्यों डालते करके पूछा था, तो आपने बता दिया था। तो बाकी क्लास को समझा नहीं मैं क्या, वो क्या एक्सप्लेन किया था उसके। नहीं बता दिया था। हम्म। मैंने ही वो क्वेश्चन पूछा था क्योंकि वाई और बी हम्म। में क्यों डालते करके। हाँ, तो क्या आप जवाब दिया था मैंने, या फिर आपको क्या आंसर मिला? तो बोले थे कि आर फेज में हम रजिस्टर लोड रहता है ना, उसमें ज्यादा इंडक्टिव हम्म। लोड नहीं रहता उसमें, और वाई और बी में हम्म। रजिस्टर इंडक्टिव लोड रहता है, इसलिए हम्म। उसमें वाई और बी में डालते हैं इलेक्ट्रिसिटी। हम्म। ये बात है। अभी क्या नाम है उनका, समझ में आया आपको कि क्यों हम लोग सिंगल फेज डालते हैं पवन? हेलो। हेलो। हाँ हेलो सर। हाँ, समझ में आया क्या है? हाँ हाँ समझ में आ गया सर। हाँ, चाहिए तो एक सिंपल आपको एक वर्किंग डायग्राम में आपको दिखाता हूँ, और थोड़ा आपको डीपली समझने के लिए अगर वो हेल्प करेगा तो देख लो एक बार। हाँ, 1 सेकेंड। स्क्रीन विजिबल है क्या? यस सर। हाँ दिख रहा है सर। हाँ, ये टिपिकल वायरिंग डायग्राम है एपीएफसी का। एपीएफसी रिले है ये वाला, है ना? ये सिंगल। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। हेलो। हेलो। टीम है, ठीक है। अब आप भी देखोगे तो आपको समझ में आएगा। ये एक एपीएफसी रिले वाले का कैटलॉग है ना, एपीएफसी रिले का कैटलॉग है एक्चुअली। दिख रहा है ना, मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ नीचे। यस सर। यस हाँ, ये कैटलॉग में से आपको बहुत सारा डिटेल्स मिल जाएगा। आपने सर्च किया तो आपको मिला है क्या पता नहीं मुझे, ठीक है। आप इसके नाम से सर्च करो तो भी आपको मिल जाएगा। अभी उसका नाम शायद नहीं है उसके अंदर, मैंने वो वर्ड यस। फाइल डाउनलोड किया है, ठीक है ना। कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या क्या पैरामीटर्स आपको ऐड करना है उसके ऊपर, ये वो सब डिटेल्स इसके अंदर है, ठीक है ना। जी, उसका है क्या, ये पावर टेक नाम है उसका। देखो, पावर टेक का एपीएफसी का कैटलॉग डाउनलोड करो, मिल इससे जाएगा। इजी है वो, इसका है सर एलएनटी का, ईटामार्क का। हम्म। एलएनटी का ईटामार्क इंडिया। का, इससे इजी है वो। ओके ओके, हाँ, मतलब मिल जाएगा आपको ढूंढने में से, है ना, ठीक है। एक काम करता हूँ, पवन को अगर समझ में नहीं आया तो फिर एक बार और एपीएफसी पैनल एक्सप्लेन करता हूँ, है ना। तो इश्यूज नहीं होना चाहिए वो उनको, है ना। नेगेटिव फीलिंग भी नहीं आना चाहिए। मैंने डाउट पूछा, आपने एक्सप्लेन नहीं किया, है ना, कभी मन में रहता है नहीं क्या पवन? हाँ हाँ सर। ठीक है। स्क्रीन विजिबल है क्या मेरा? नहीं है सर। 1 सेकेंड। क्या होता है, इश्यूज कुछ नहीं है, आपका टाइमिंग आगे निकल जाएगा एक एक दिन, है ना। बाद में मुझे भी प्रेशर रहता है ऊपर से, क्यों मतलब अभी तक क्लास चल रहा है ना। रोहित को मैं ये नहीं बोल सकता ना, मैं तो पूरा बेसिक कवर कर रहा था, वो तो आउट ऑफ सिलेबस है। तो उल्टा मुझे बोलेगा क्यों कवर किया फिर, ठीक है। जानता हूँ। अभी एपीएफसी का जीए ड्राइंग आपको अभी दिख रही है। कौन सा शील्ड दिख रहा है मेरा? सर नहीं दिख रहा है। 1 सेकेंड। हाँ, अभी दिख रहा है जीए।
ये नहीं दिख रहा सर, बस बार का दिख रहा है। 10 बार का डायग्राम दिख रहा है। अभी हाँ दिख रहा है सर। अभी मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ। अपने पहले ने मैंने एक्सप्लेन किया था कि यहाँ से आपको केबल एंट्री आएगा यहाँ पे 630 एम्पियर का। सर मुझे नहीं दिख रहा है आपको। सबको दिख रहा है क्या? बाकी सबको दिख रहा है? दिख रहा है सर, इधर तो मेरे को दिख रहा है। एक सेकेंड। हेलो। हाँ यस सर दिख रहा है। अभी दिख रहा है सर। हाँ, तो ये जो एपीएफसी का जीए है, तो इसमें केबल एंट्री यहाँ से है, इनपुट कनेक्ट करेंगे, थ्री फेज सिस्टम जो है इसको कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे आपका मीटरिंग चेंबर है। मीटरिंग चेंबर में आप देखो वीएसएस, वोल्टमीटर, अमीटर, एएसएस, सेलेक्टर स्विच है, और आपका एक सेलेक्टर स्विच ऑटो मैनुअल सेलेक्टर स्विच आएंगे। L1 L2 L3 आरवीबी इंडिकेटिंग लैम्प है। एपीएफसी या 8 स्टेज रिले यूज किया है यहाँ पे, ठीक है। ये आपका मीटरिंग चेंबर में इतना सारा इक्विपमेंट्स आ जाएंगे, केबल्स डायरेक्टली कनेक्टेड है, उसका आउटपुट जाके आपका बस बार चेंबर में कनेक्टेड है टॉप में, ठीक है। और उसके बाद आउटगोइंग स्टार्ट होते हैं। 50 केवीआर का 2 नंबर्स है, 25 केवीआर का 6 नंबर्स है, ठीक है। तो उसमें कनेक्ट करेंगे, बस बार यहाँ पे आ जाएंगे, दोनों को कनेक्ट करेंगे, यानी बस बार का आउटपुट जो है आपका कैपेसिटर में कनेक्टेड है, ठीक है। ठीक है, ये आपको सर पता है इसमें हम वो लॉजिक ही नहीं यूज करते क्या? मतलब ज्यादा केवीआर वाला नीचे में रखना चाहिए बॉटम में। कौन सा केवीआर का? जैसे 50 केवीआर हमने टॉप में रखा है और फीडर का 25। लोकेशन बोल रहे हो क्या? यहाँ पे कैपेसिटर, हाँ। यहाँ पे कुछ ज्यादा लोड नहीं है, मतलब कैपेसिटर के पैनल में। दूसरे जो आपका एमसीसी पैनल में, यहाँ पे लोड कहाँ पे आ जाएंगे? कैपेसिटर चेंबर में आएंगे लोड पूरा। स्विच का कंपेयर टू कैपेसिटर, स्विच का वेट कम होता है बहुत सारा, है ना, है ना, और कैपेसिटर का वेट ज्यादा आता है, तो इसलिए कैपेसिटर चेंबर जो है कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे लगा हुआ है। तो उसका कैपेसिटर जो है आपका एकदम बॉटम में आ जाएंगे, उसके ऊपर ऊपर आपका कनेक्शन हो जाएंगे, है ना। यहाँ पे देखो 500 mm डेप्थ में भी दिया है आपको, है ना। इसलिए जो है कैपेसिटर बैंक जो है आपका बॉटम में आ जाएंगे, जो कि जो कैपेसिटर यहाँ पे कनेक्ट करोगे। अच्छा, ठीक है, ओके। आवाज आ रहा है मेरा? हाँ आ रहा है ना सर। हाँ, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा था, ये कैपेसिटर का लोकेशन है। तो उसके बाद क्या है, यहाँ पे लोवर्स दिया है, जो हीट जनरेट होते हैं उसको डिसिपेट करने के लिए लोवर्स दिया हुआ है दोनों जगह पे, है ना, फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पे दिया है। आपको यहाँ पे भी साइड व्यू में भी पता चल जाएगा, बॉटम साइड में भी उसको लोवर्स दिया हुआ है। अगर फोर्स कूलिंग चाहिए रहेगा तो ये लोवर्स के साथ उसका कूलिंग फैन भी आ जाता है, ठीक है। ये जो आपका सेक्शनल व्यू है, कहाँ कहाँ पे आपका क्या बोलते हैं ग्लान प्लेट आता है वहां पे, है ना। यहाँ पे सिर्फ ये इनकमिंग के लिए ग्लान प्लेट आएंगे, कुछ आउटगोइंग नहीं जा रहा है पैनल से, इसलिए बाहर कुछ भी ग्लान प्लेट नहीं है, सिर्फ एक ही ग्लान प्लेट यूज करते हैं यहाँ पे इनकमिंग के लिए, ठीक है। बाकी आपका डेप्थ आपको पता चल गया, इसमें से 500 है, हाइट 2175 जो स्टैंडर्ड हाइट है। उसके बाद वो विड्थ जो है आपका पैनल के हिसाब से डिजाइन होते हैं कि मतलब कितना आउटगोइंग फीडर्स है, उसके हिसाब से आपका पैनल का डेप्थ, सॉरी विड्थ आपका डिराइव होते हैं, ठीक है। हाँ सर। यहाँ पे आप, हाँ, यहाँ पे लेजेंड्स दिया हुआ है क्या क्या है, L1 L2 L3 और PB1 PB2, जो कुछ भी आपका यहाँ पे लेजेंड्स जो दिया है उसका डिटेल्स यहाँ पे है। नोट्स जो दिया है यहाँ पे केबल एंट्री फ्रॉम बॉटम है, और 10 बार का साइज जो है 1x75x10, मतलब 1 लिखने की जरूरत भी नहीं है वैसे भी, है ना। 75x10 इंटू 1 रन है ना, 40x10 इंटू 1 रन, 50x6 इंटू 1 रन, है ना। ऑल डायमेंशन आर इन mm लिखा है, जो आपको यहाँ पे जो दिख रहा है ना। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे बस बार का ड्राइंग पे, ठीक है। बस बार कैसे रूट किया हुआ है, मतलब केबल से बस बार यहाँ पे कनेक्ट किया है 680 एम्पियर एनसीसीबी में। उसके बाद आउटगोइंग ऊपर से हॉरिजॉन्टल बस बार में कनेक्टेड है, वहां से आपको नीचे वर्टिकल में कनेक्टेड है, ठीक है।
तो यहाँ पे ऐसे आ गया और वर्टिकल में कनेक्टेड है। यहाँ से फिर आपका हर एक आउटगोइंग फीडर्स पे चला जाएगा, ठीक है, आउटगोइंग फीडर्स पे, आउटगोइंग फीडर से फिर आपका कंपार्टमेंट कैपेसिटर चेंबर पे, ठीक है। यहाँ से कैपेसिटर चेंबर में यहाँ पे कनेक्ट होंगे, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दूसरा, यहाँ पे दूसरा, ऐसे कनेक्ट होंगे। नहीं तो बैक साइड में जो आपने पिछला ड्राइंग में देखा था 500 mm डेप्थ है, तो एक के पीछे तो दूसरे कैपेसिटर आप लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका बस बार लेआउट, बस बार कैसे लेआउट किया है, क्लियर है? हाँ हाँ सर। पावर डायग्राम पे जाएंगे, यहाँ पे आप सिर्फ आरओबी इंडिकेटिंग लैंप का एक डायग्राम है, 630 एम्पियर का एमसीसीबी और लोड मैनेजर, और आपका एक सिंगल सिटी लगा हुआ है। अभी हमने डिस्कस किया सिंगल सिटी कहाँ पे लगाते हैं, नेक्स्ट वायरिंग डायग्राम में कहाँ पे कनेक्टेड है वो भी दिखाएंगे आपको, है ना। ओके, लोड मैनेजर को ऑक्सिलरी सप्लाई और सीटी से सप्लाई, मतलब करंट यहाँ पे मेजर होंगे, यहाँ से आपका वोल्टेज मेजर होंगे, ठीक है। वोल्टेज यानी करंट मिल गया तो प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट जितना भी आपको लगेगा वो सब इसके अंदर आपको मेजर कर सकते हैं, ठीक है, डिस्प्ले कर सकते हैं इसके ऊपर, ठीक है। ये आपका करंट सीटी डाला हुआ सिंगल फेस में 2 एपीएफसी के लिए, ड्राइंग नंबर लिखा हुआ है इसमें, कौन सा ड्राइंग है उस हिसाब से। नेक्स्ट वायरिंग डायग्राम में भी सेम है, सिर्फ इसमें ऐड किया है आपका एपीएफसी रिले का कनेक्शन, ठीक है। ये देखो यहाँ पे सीटी डाला हुआ है, सीटी का कनेक्शन यहाँ पे कनेक्ट करोगे। अभी मैंने दूसरा डायग्राम बताया था वैसे सेम है यहाँ पे भी। यहाँ पे एक मैनुअल का डायग्राम है, वहाँ पे मैनुअल का डायग्राम नहीं था, है ना। और एपीएफसी रिले में 8 स्टेज है, यहाँ पे भी 8 स्टेज आपको मिलेगा, 8 एनओ कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा। एनओ कॉन्टैक्ट कभी ऑन होगा, ये आपका सीटी के जो आपको सिग्नल मिलेगा उसके हिसाब से वो डिराइव करते हैं कि मतलब इसमें से कौन सा स्टेज कभी ऑन करना है यानी कभी ऑफ करना है इसके ऊपर, ठीक है। ये जो है आपका मेन एसीबी कॉन्टैक्ट, मतलब ये डाला तो भी चलेगा, नहीं डाला तो भी चलेगा, क्योंकि ये इसलिए है एक प्रोटेक्शन के लिए डाला हुआ है कि एमसीबी मेन एमसीबी जब ऑन करते हैं तभी जाके ऑटो मैनुअल ऑन होना चाहिए, है ना, ऑटो मैनुअल को सिग्नल मिलना चाहिए। इसके लिए समझो आपका कंट्रोल सप्लाई ऑन है एंड मेन स्विच ऑफ है ना, तो उस कंडीशन में एपीएफसी रिले ऑन नहीं होना चाहिए, इसलिए, ठीक है। इसलिए ये कॉन्टैक्ट यहाँ पे दिया है, एमीटर, वोल्टमीटर, आरओबी इंडिकेटिंग लैम्प, वो सब दिया है, ठीक है। इसके बाद उसका वायरिंग पे जाएंगे, मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था। टीपीएन एमसीसीबी है या फिर एसडीएफ लगा हुआ है यहाँ पे, एक फेज यानी एक न्यूट्रल से आप लोग को कंट्रोल सप्लाई मिल जाएगा 230 वोल्ट, 230 वोल्ट यहाँ पे है। यहाँ से ऑटो मैनुअल का स्विच जो है आपने जो हर एक फीडर में भी लगा सकते हैं, है ना। यहाँ पे देखो हर एक फीडर में भी सिंगल फेज स्विच है, हर एक फीडर में भी है सेलेक्टर स्विच 1 है ना, सेलेक्टर स्विच हर एक फीडर में है। और आपका मेन इनकमर में यहाँ से भी आप ऑटो मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप उसको ऑटो मैनुअल सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मेरा मैनुअल में स्विच है तो D1 यानी D2 का स्विच ऑन होना चाहिए, मतलब यहाँ पे जो मैंने यूज किया है कौन सा, हाँ यहाँ पे है, यहाँ पे मैंने D1 और D2 का जो कॉन्टैक्ट्स मैंने यूज किया है तो उसका कॉन्टैक्ट्स लेके उसको ऑन ऑफ करना है। यहाँ पे देखो 4NO 4NC वाला कॉन्टैक्ट यूज किया है, ठीक है, D1 और D2 के लिए। उसमें से हर एक फीडर्स के लिए हर एक NONC यूज करते हैं, ठीक है। जब मैं मैनुअल में डालता हूँ ये स्विच भी मैनुअल में आ जाएंगे, ये वाला स्विच भी मैनुअल में आ जाएंगे, तो मेरा D1 और D2 कॉन्टैक्ट ऑन हो जाएगा, ठीक है। ऑन होने के टाइम पे जितना भी NO कॉन्टैक्ट है क्लोज हो जाएगा, जितना NO कॉन्टैक्ट है ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं NO कॉन्टैक्ट यूज किया तो ये क्लोज हो जाएंगे मैनुअल के टाइम पे। आपका सिंगल फेज करंट यहाँ पे आ जाएंगे, ऑफ पुश बटन NC है, आ जाएंगे टाइमर, है ना, टाइमर पे सप्लाई चला जाएगा। टाइमर अगर आपका ऑन होता है ना, तो ही जाके क्या है सप्लाई नीचे जाएगा। ऑन पुश बटन प्रेस करोगे तो C1 ऑन हो जाएगा, आपका C1 कॉन्टैक्ट चालू हो जाएंगे, कैपेसिटर सर्किट पे ऐड होते जाएगा। C1 का NO-NC कॉन्टैक्ट लेके आपने ऑन या ऑफ का इंडिकेशन दिया है, NO कॉन्टैक्ट लेके ऑन का इंडिकेशन, ऑफ का कॉन्टैक्ट लेके NC कॉन्टैक्ट लेके ऑफ इंडिकेशन, ठीक है। अभी ऑटो में डालने के बाद समझो मैंने APFC R से सप्लाई दिया है, मतलब वहां से ही ऑटो कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप ऑटो नहीं कर सकते हैं, APFC R से सिग्नल आपको मिलना चाहिए ऑटो का, है ना। तभी क्या होते हैं यहाँ पे ऑटो सिग्नल है, D1 D2 का NC, D1 D2 का NC मतलब ये दोनों ऑफ होना चाहिए, मतलब यहाँ पे स्विच आपका
ऑटो में आना चाहिए, मैनुअल पे नहीं, ऑटो में आना चाहिए, तो ये जाके आपका सप्लाई नीचे जाएंगे। डायरेक्टली कहाँ पे कनेक्टेड है, इसको C1 पे कनेक्टेड है, ठीक है। मतलब जो C1 को कभी ऑटो में कौन कंट्रोल करेगा, सिर्फ APFCR कंट्रोल करेगा, ठीक है। APFCR का जो कॉन्टैक्ट है वही कंट्रोल करेगा ऑटो में C1 ऑन करने के लिए, ठीक है। मैनुअल पे अपना दो कॉन्टैक्टर है, दो कॉन्टैक्टर में से आपका NONC कॉन्टैक्ट लेके अब इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं मैनुअली। अभी मैनुअल में टाइमर क्यों यूज करते हैं वो हम लोग कल डिस्कस किया था फ्राइडे को, है ना। कुछ डाउट है उसमें? टाइमर क्यों यूज किया था कैपेसिटर के लिए? मैंने आपको कल होमवर्क भी दिया था ना फ्राइडे को, कैपेसिटर का चैप्टर पढ़ने के लिए, वर्किंग ऑफ कैपेसिटर, वर्किंग ऑफ इंडक्टेंस, वर्किंग ऑफ रेजिस्टेंस पढ़ने के लिए बोला था क्या, या मुझे ऐसा लग रहा है? बोला था कि नहीं बोला था? कौन है अभी क्लास में? हेलो। हाँ बोला था सर। तो ये टाइमर हम लोग मैनुअल में यूज करते हैं, मतलब वो डिस्चार्ज के लिए, है ना। अगर डिस्चार्ज नहीं हुआ है तो फिर वो चालू नहीं होना चाहिए, इसलिए, है ना। 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, है ना, या 1 मिनट तक का टाइम देते हैं उसको डिस्चार्ज करने के लिए। डिस्चार्ज हो गया तो फिर चालू होता है, डिस्चार्ज नहीं हुआ है तो फिर चालू नहीं होना चाहिए, इसलिए वो टाइमर डाला हुआ है, ठीक है। अभी बहुत सारा मैंने फ्राइडे को एक्सप्लेन किया था, लेकिन आप लोगों को कुछ, है ना। हेलो। सर एक क्यूरी थी। हाँ। जो अभी आपने ये APHC पैनल का एक्सप्लेन किया ना, उसमें जो कंट्रोल डायग्राम, पावर डायग्राम है, वो ऑल सर्किट के लिए सेम ही रहता है। सेम ही है। सिर्फ हाँ, APHC पैनल का अकॉर्डिंग टू द स्टेजेस उसका जो लेंथ है या फिर डायमेंशन है वो चेंज होगा। डायमेंशन कुछ चेंज नहीं होगा, मतलब GA का बोल रहे हो क्या? हाँ हाँ GA। GA आपको डिजाइन करना है, हर एक पैनल का से अलग अलग रहता है। मतलब आपका नंबर ऑफ फीडर जब बढ़ते जाएगा तो फिर आपका GA का लेंथ कम ज्यादा हो जाएगा। पावर डायग्राम एंड कंट्रोल डायग्राम तो सेम ही रहती है ना? सेम है, दोनों के लिए सेम है। मतलब आप कौन जो सा भी ओवरऑल कोई भी रेटिंग का आपको दिया है डिजाइन करने के लिए, तो हाँ, पावर डायग्राम, कंट्रोल डायग्राम सेम रहेगी। सेम ही सिर्फ है। जो GA है उसकी अभी जो देखो, लेंथ। हाँ अभी डायग्राम दिख रहा है क्या? हाँ डायग्राम दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है कि मतलब टिपिकल ड्राइंग है, टिपिकल फीडर नंबर है। अभी फीडर नंबर कौन सा है? अभी 25 का फीडर देखा आपने, 50 का फीडर देखा, सभी के लिए एक ही ड्राइंग लिखा है ना। सभी के हाँ लिए एक ही ड्राइंग है। मतलब क्या है, यहाँ पे C1 का रेटिंग नहीं दिखा है, यहाँ पे कितना एम्पियर का स्विच चाहिए वो नहीं लिखा है। अगर समझो 50 एम्पियर के 50 केवीआर का रेट के लिए रहेगा तो आपका स्विच चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे भी देखो, इसके लिए टैबुलर कॉलम भी दिया है कि हर एक के लिए कौन सा फेरोल नंबर यूज करना है। यहाँ पे देखो फेरोल नंबर भी दिया है, 8 के बाद स्टार दिया है, तो आपका 2F1 रहेगा तो 8 के बाद जो है आपका 17 आएंगे वहां पे, है ना। जो 8 फीडर है वहां पे क्या आ जाएंगे, 17 आ जाएंगे। जो 10 है, 10 के फीडर में 18 आ जाएंगे, है ना। तो ये जो है एक टिपिकल डायग्राम है, एक टिपिकल डायग्राम है। वापस बोलता हूँ, एक टिपिकल डायग्राम है। मतलब हर एक फीडर के लिए उसका अलग एक कंट्रोल डायग्राम एंड कंट्रोल वायरिंग एंड जो भी है वो रहेगा। हाँ, पावर पावर हर एक के लिए अलग अलग होगा, लेकिन हाँ यहाँ पे हमने एक ही वायरिंग में सभी वायरिंग डायग्राम एक साथ किया है। मतलब 10 ओके शीट बनाने से बजाय एक ही शीट में हम लोग सब एक साथ किया है। ओके। और जो प्रैक्टिकली जब उसकी असेंबली होती है तो हर एक फीडर का अलग अलग वायरिंग करना पड़ता है वायरिंग ना? करना पड़ेगा ना, हाँ क्योंकि आपके पास 10 फीडर है तो 10 फीडर में ही वायरिंग करना पड़ेगा ना। एक ही फीडर में वायरिंग किया, बाकी सब वैसे ही रखा तो पैनल नहीं चलेगा ना। हाँ हाँ फिर तो आपको वहां पे देखना है कि मतलब फेरोल नंबर क्या डालना है। तो ये यहाँ पे है कॉलम,
और आपको स्विच कौन सा यूज करना है, तो वहाँ पे आपका टिपिकल स्विच है तो आपको कैलकुलेट करके वहाँ पे डालना पड़ेगा कि कौन सा स्विच वहाँ पे डाल रहे हो। यहाँ पे ऑलरेडी आपका क्या बोलते हैं, जीए डायग्राम पे ऑलरेडी स्विच का डिटेल्स दिया हुआ है, आपने देखा होगा कौन सा स्विच कौन सा इसमें यूज कर रहे हैं, देखा क्या? देखा 160 एम्पियर, 63 एम्पियर, 100 एम्पियर, ये लेकिन आपका वायरिंग डायग्राम पे नहीं दिखेगा 100 एम्पियर का स्विच है करके। यहाँ पे क्या दिखेंगे, सिर्फ एसडीएफ। यहाँ पे एसडीएफ कौन सा डालना है वो फीडर के हिसाब से है। ये समझो मैं 50 केवीआर का फीडर का वायरिंग कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे 160 एम्पियर का डालना पड़ेगा, यहाँ पे 25 का कर रहा हूँ तो 100 एम्पियर का डालना पड़ेगा, ऐसा। ठीक है, क्लियर? हाँ, यस सर। और एक सर आप वो डाउट क्लियर करने वाले थे आईएसएमसी का सर, जो हम फैब्रिकेशन में उसका लेंथ विड्थ लेते हैं तो उसमें डेंसिटी का आप बताने वाले थे। डेंसिटी हम लोग बाकी का जितना भी कैलकुलेशंस कर रहे हैं सभी का डेंसिटी हम लोग इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि उसमें हम लोग पर मीटर का लेंथ नहीं ले रहे हैं। आईएसएमसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, 7.14 जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं वो पर मीटर का वेट है ना। पर मीटर का वेट निकालने के टाइम पे आपको डेंसिटी चाहिए, लेकिन आपके पास अभी रेडीमेड पर मीटर का वेट है तो उसके ऊपर आपको डेंसिटी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? हाँ। अभी आप फ्रंट बैक का कैलकुलेशन जब करते हैं तभी मीटर में आप निकालते हैं ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू जो आपका क्वांटिटी है इंटू आपका डेंसिटी है ना। उसमें पर मीटर का हम लोग वेट मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, सिर्फ आप डेंसिटी मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन आईएसएमसी में क्या करते हैं हम लोग, लेंथ इंटू ब्रेड्थ मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट पर मीटर का वेट मल्टीप्लाई करते हैं तो डायरेक्टली आपको पूरा वेट, पूरा लेंथ का वेट मिल जाता है ना। डिफरेंस समझ में आया? ओके। एक कैलकुलेशन में हम लोग डेंसिटी मल्टीप्लाई करके पूरा वेट निकालते हैं, उसके अंदर हम लोग पर मीटर का हम लोग लेंथ मल्टीप्लाई नहीं करते हैं क्योंकि वो पर मीटर का लेंथ उसमें अप्लाई नहीं होता है क्योंकि आपका साइज हर बार अलग होते हैं, है ना। आईएसएमसी का ऐसा नहीं है, आईएसएमसी आपका स्टैंडर्ड हाइट है 75 mm का, इसलिए वो ज्यादा करके 99% उसका साइज चेंज नहीं होते हैं, इसलिए हम लोग उसका पर मीटर का रेट निकाला है, सॉरी वेट निकाला है, और वेट आपको लेंथ से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ। ठीक है, अभी आपके लिए इसी कैलकुलेशंस बना गया है। अगर आपको चाहिए रहेगा तो हम लोग डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, लेकिन वो एक्सप्लेन करने के लिए मुझे और 1 महीना जाएगा। पहले आपका सी चैनल को जो है आपको मतलब फोल्डिंग जो है अनफोल्ड करके स्ट्रेट लेके आना है ना। उसके बाद उसका टोटल लेंथ निकालना है तो 75 प्लस 25 प्लस 25 तो कितना आएगा आपका 75 प्लस 50 125, और आपका लेंथ कितना लेंथ है आपका पैनल के हिसाब से चेंज होता जाएगा, है ना। ये जो थिकनेस आईएसएमसी का जो सी चैनल का जो थिकनेस है 5 mm है, तो 5 mm थिकनेस डाल के आप मल्टीप्लाई करो, इसका डेंसिटी चेंज हो जाएगा। उसका डेंसिटी आपको अप्रोक्सीमेट कितना है 9.35 कुछ तो आ जाएंगे, है ना। वो आपका मटेरियल अलग है, डेंसिटी अलग है, उसका एमएस का ही है लेकिन डेंसिटी अलग है उसका। हाँ, क्योंकि मैंने गूगल पे किया था तो कुछ 9.15 9.35 है, 9.35 उसका डेंसिटी आते हैं, है ना। तो जो वीडियो था ना फैब्रिकेशन का, उसमें आपने एक्सप्लेन किया था तो 7.86 से मल्टीप्लाई किया था, तो मैंने सब कैलकुलेशन उसके हिसाब से ही की है। 7.85 नहीं 7.85। हाँ 7.85। ठीक है, आपको अगर कैलकुलेशन अगर डीपली जाना है तो जा सकते, सेम ही आंसर मिलेगा आपको, दोनों साइड से करके देखो सेम ही आंसर मिलेगा। पॉइंट में इधर उधर फंक्शन तो सर स्टैंडर्ड होगा ना कि इतना mm का थिकनेस रहना चाहिए, समथिंग लाइक दैट। किसका? आईएसएमसी के लिए। आईएसएमसी का मैंने बोला 75 mm का हाइट जो है उसका 5 mm थिकनेस है, 5 mm। जो एंगल्स जो लेते हैं आप, है ना, एंगल्स भी जब आप लेते हैं तो उसका भी थिकनेस अलग होते हैं, 3 mm से लेके 5 mm 6 mm
10 mm तक का एंगल भी मिल जाता है आपको, है ना। ऐसा सेम है सी चैनल का भी, आई बीम का भी अलग है। आई बीम आपने देखा होगा, आई बीम जो कंस्ट्रक्शन के लिए जो यूज करते हैं, आई बीम यूज करते हैं, तो उसका थिकनेस ज्यादा है। जो रेलवे ट्रैक्स जो बनाते हैं वो उसका थिकनेस अलग है, मतलब जो कुछ भी कास्टिंग मटेरियल है उसका सबका थिकनेस अलग है, उसका वेट अलग है, उसका डेंसिटी अलग है ना। ये सी चैनल्स जो है कास्टिंग करके निकालते हैं वो वाला, है ना, फैब्रिकेट नहीं है, कास्टिंग है, उसका डेंसिटी अलग होते हैं, है ना, उसका कैलकुलेशन अलग होते हैं। आपको इसी कैलकुलेशन, ज्यादा कुछ आपको देखना नहीं है, सिर्फ 7.14 मल्टीप्लाई करो आपका लेंथ से, तो आपको मिल जाएंगे। आपको अगर इंटरेस्ट है डीपली जाने के लिए, है ना, मैकेनिकल साइड में जाके आपको उसको कैलकुलेशंस निकालना है, टाइम है आपके पास, तो जाओ कि निकालो उसका साइज, मतलब वो फोल्ड अनफोल्ड करो, टोटल लेंथ कितना आते हैं, उसका थिकनेस इनटू आपका डेंसिटी। डेंसिटी आपको वैसे भी गूगल में मिल जाएगा, कौन सा मटेरियल का डेंसिटी चाहिए, है ना, चार्ट मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करो आंसर मिल जाएंगे आपको, है ना। अभी डिजाइन पर्पस के लिए जो आपका आप जैसा जो है स्टूडेंट्स है 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस वाला है, तो उनको हम लोग एक कैलकुलेशंस का जो है ना एक थंब रूल जैसे कैलकुलेशन ही बनाया गया है, तो आप डायरेक्टली आप डाल दो, आपको आंसर मिल जाएंगे। प्रोवाइडेड आपको मालूम तो होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ, है ना, यानी कि ब्लाइंडली आपको फॉलो नहीं करना, इसलिए वो नहीं बोल रहा मैं। अगर आपको डाउट है तो क्लियर करो, खुद देख लो, मतलब एक एक एक्सपेरिमेंट लेके करो, एक एक करके, दूसरे एक प्रॉब्लम लेके करो, है टाइम निकाल के। अभी 10 मोटर का किया है, एक 15 मोटर का करो, या 5 मोटर का करो, या 2 मोटर का करो, है ना, कितना आता है कॉस्ट या वेट कितना आते हैं देखोगे ना। हेलो, हाँ सर। कैलकुलेशंस सेम है सबके लिए, सब कैलकुलेशंस सेम है, मल्टीप्लाई करके देखो, आपको खुद आंसर मिलेगा। अगर आंसर नहीं मिला तो लेके आओ, हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर जो हमने थंब रूल से किया है, या फिर मैंने जो बोला कैलकुलेशन से आपको जो वेट मिला है, या फिर दूसरा कैलकुलेशन से आपको जो वेट मिला है, अगर डिस्क्रिपेंसी है बहुत, है ना, पॉइंट में नहीं बोल रहा हूँ, डेसिमल में तो फर्क आएगा, है ना। मेरा वेट पूरा 100 केजी आ रहा है, आपको 100.1 केजी आ रहा है, या फिर 100.5 केजी आ रहा है, तो वो तो टॉलरेंस में आ जाएगा, है ना। आप टॉलरेंस का चैप्टर भी पढ़ा होगा, GD&T, है ना। क्या आता है GD&T, मतलब क्या है? आप सवाल मत पूछो, पढ़ाओ सिर्फ, है ना, बराबर ना। नहीं सर। तो बताओ GD&T क्या है? सुना है लेकिन अभी याद नहीं है। सुना है ना कभी, मतलब किधर सुना है आपने? शाम को जब न्यूज सुन रहे थे तभी उसमें न्यूज में बता रहा था क्या? नहीं सर। नहीं ना, फिर किधर, कॉलेज में सुना है ना पक्का? हाँ। तो क्या है? ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस एंड टॉलरेंसेस। हाँ, टॉलरेंस जो आते हैं आप डायमेंशंस पे ऐड करते हैं, मतलब आपको ज्यादा करके करने की जरूरत नहीं है। मैकेनिकल स्टूडेंट्स को GD&T बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हर एक पार्ट का जब ड्राइंग्स निकालते हैं तो उसको टॉलरेंस कितना देना है, +-20 mm, +-2 mm, है ना। इलेक्ट्रिकल वालों को भी टॉलरेंस देना चाहिए एक्चुअली, वोल्टेज के हिसाब से, है ना, कितना वोल्टेज पे चलता है आपका सिस्टम। 230 ±5 वोल्ट। हर्ट्स जब बोलते हैं 50 हर्ट्स +-10 हर्ट्स, है ना। देखा होगा प्लस माइनस डालते हुए वोल्टेज के आगे, हर्ट्ज के आगे, देखा है? हेलो, क्लास में है क्या कोई? यस सर। आपने देखा होगा ना टॉलरेंस डालते हुए वोल्टेज पे, फ्रीक्वेंसी पे, यस सर। है ना।
तो उसको टॉलरेंस बोलते हैं, उसके कैलकुलेशन भी होते हैं। मतलब जो मैकेनिकल वाले जो ड्राइंग्स बनाते हैं, एक पर्टिकुलर पार्ट का ड्राइंग्स बना है ना, और टॉलरेंस कितना देना है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? टॉलरेंस कितना देना है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? सर आपको बोला सवाल मत पूछो, है ना, हम लोग को पढ़ाओ सिर्फ। करेक्ट है कि नहीं पवन? सवाल पूछते हैं, 1-2 दिन उसके अंदर वेस्ट हो जाते हैं। करेक्ट है कि नहीं विकास? मेरा अभी सिलेबस ऐसे ही पढ़ा हुआ है। क्या सर? भी सवाल पूछेगा तो 1-2 दिन वेस्ट हो जाएगा ना उसके ऊपर। नहीं सर, वैसे ना किसी को कुछ समझ में भी नहीं आएगा, नहीं ना किसी का कुछ है ना, नहीं सर। सर के ऊपर से चला जाएंगे सब। तो ये टॉलरेंस कैसे निकालते हैं डायमेंशन का? समझो मैंने मशीन्स का एक पर्टिकुलर मशीन का एक पार्ट बनाया है ना, उसका टॉलरेंस मैंने ±10 mm लिखा है। तो कैसे निकालते हैं ±10? या ±20 क्यों नहीं है, या ±9 क्यों नहीं है? ±10 क्यों है? कभी कभी लिखते हैं +10, माइनस नहीं लिखते हैं, है ना, +10 -0 लिखते हैं। तो ऐसा क्यों है? देख लो एक बार, बताओ मुझे, और है ना, टाइम मिला तो देखो, टाइम मिला तो बताओ, है ना। ठीक है, अभी एपीएफसी में और कुछ है किसी को डाउट? एपीएफसी में डाउट नहीं है तो फिर हम लोग नेक्स्ट पैनल के लिए जाएंगे, मेरा भी टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए। एएमएफ पैनल के लिए जाएंगे, है ना, ऑटो मीन्स फेलियर। आपको एपीएफसी पैनल डिजाइन करो, ड्राइंग्स बना लो। आपके सबका ऑटोकैड का ड्राइंग हो गया क्या? ऑटोकैड का क्लास हो गया सबका? नहीं सर, किसका भी नहीं होगा। ऑटोकैड का नहीं हुआ है अभी तक क्लास? नहीं सर। सर तो बोला था कि सबका ऑटोकैड का क्लास तो मतलब पैरेलल चल रहा है। मैकेनिकल ऑटोकैड हुआ है, इलेक्ट्रिकल का नहीं हुआ है। नहीं, इलेक्ट्रिकल का नहीं बोल रहा हूँ मैं, मैकेनिकल का ही बोल रहा हूँ। मैकेनिकल इन द सेंस ऐसा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कैड ऐसा नहीं है, बट नॉर्मल जो कैड है आपका, नॉर्मल ऑटोकैड जो है, हाँ बेसिक हुआ है। ऑटोकैड, वो है ना सबका? नहीं सर, हमारा तो नहीं है। तो कितना लोगों ने वो जो खुद डिजाइन किया है वो पैनल है, ड्रॉ किया है ऑटोकैड में? ऑटोकैड में पैनल ड्रॉ किया है क्या किसी ने? नहीं किया है, टाइम ही नहीं मिलता है। तुम ही लेने वाले थे ना? हाँ, तुम ही लेने वाले थे ना हमारा टिकट? मैंने तो इलेक्ट्रिकल ऑटोकैड का क्लास है, अच्छा, नॉर्मल ऑटोकैड का बोल रहा है, नॉर्मल का बात कर रहा हूँ। नॉर्मल टिकट कौन लेने वाले? नॉर्मल का रोहित का क्लास में ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है अभी भी, शाम को है। रोहित सर को एक बार पूछ लो कि नॉर्मल ऑटोकैड का क्लासेस कभी अरेंज करने वाले हैं हमारे लिए। किसी का नहीं हुआ है क्या? श्वेता का छोड़ के नहीं हुआ सर। तो आप लोग पता है नहीं अभी तक? एक्चुअली सर मैंने पहले बेसिक ऑटोकैड का क्लास अटेंड किया, बाद में मैंने कंट्रोल पैनल का ज्वाइन किया। ठीक है, रोहित को एक बार पूछ लो ग्रुप में, है ना, नॉर्मल ऑटोकैड का कभी अरेंज करने वाले, कैसे करने वाले हैं। सर तो हमने लिया तो अच्छा होगा, पहले ये होने के बाद वो लिया तो अच्छा होगा। अभी रिसेंट बैच चालू है। रिसेंटली बैच तो चालू है ना, ऐसा बोल रहे थे। बैच का टाइमिंग सर सेम ही है अभी। हाँ, टाइमिंग कैसा टाइमिंग? टाइमिंग शायद 8 बजे से है, उनको बोलेंगे ना 7 बजे से करने के लिए। 7 to 8 ऑटोकैड का क्लास रहेंगे और 8 to 9 अपना क्लास रहेंगे, कुछ तो करेंगे अरेंज। 7 to 8 तो जैसे 7 to 8 ही रहेगा, ऐसा मेरा ये है। लास्ट टाइम भी ऐसा 7 to 8 था, उसके बाद फिर ये 8 to 9 मेरा क्लास था। ठीक है, वो एक बार क्लियर कर लो। यानी वो ड्राइंग जो है ना, जो आपने डिजाइन किया है बुक में जो बना है, वो ऑटोकैड में बनाने के लिए स्टार्ट कर लो। उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल कैड हम लोग वो होने के बाद इलेक्ट्रिकल कैड स्टार्ट करने वाला था मैं नेक्स्ट वीक। 7 to 8 ही है। हाँ ठीक है, वो एक बार डिस्कस कर लो। आज ही सैटरडे और संडे का चल रहा है प्लान का।
हाँ देख लो, आज कल में वो फाइनल कर दो, आपका क्लासेस जो है कभी है उसमें ज्वाइन हो जाओ सब लोग, है ना। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर। हम्म। हाँ, और ठीक है, वो ड्राइंग्स बना लो। उसके बाद क्या बोले थे हम लोग, एमएफ के बाद एमएफ पैनल का बोले सर ना। इसमें का ये क्या क्या इसका बताने वाले थे आप। वो डिट्यून रिएक्टर का सिलेक्शन कैसे करने हैं इसमें? हाँ, डिट्यून रिएक्टर का। रिएक्टर ना, वो ड्राइंग नहीं मिला है मुझे, मैं देखता हूँ, अगर मिला तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एक काम करो, 1-2 दिन के बाद मुझे उसको थोड़ा याद दिलाओ। हाँ, हाँ ठीक है सर। ड्राइंग से बात है तभी उसके ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। ओके सर। ठीक है, अभी स्क्रीन दिख रहा है, एमएफ पैनल का डायग्राम मैं शेयर करता हूँ आपको। ठीक है ना, 10 मिनट है और 10-15 मिनट चाहिए तो थोड़ा देर तक रुकेंगे और एमएफ पैनल देखेंगे। ये तो सिलेबस कवर नहीं होंगे। दिख रही ड्राइंग? यस सर। ये आपका एपीएफसी सॉरी एएमएफ पैनल का डायग्राम है। ये एक स्टैंड अलोन पैनल्स है ना। छोटा सा एक पैनल है, देखो इसका हाइट है, एक नॉन कंपार्टमेंटल पैनल नहीं है, एक नॉन कंपार्टमेंटल पैनल है ये। ठीक है, एक नॉन कंपार्टमेंटल पैनल है। 800 mm हाइट है उसका, 200 mm विड्थ है, 500 mm उसका। एएमएफ मतलब थोड़ा सा सर, एएमएफ मतलब एएमएफ मतलब ऑटो मेंस फेलियर। ऑटोमेंस फेलियर। हाँ, अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ऑटो मेंस फेलियर इन द सेंस क्या है, वो आपका डीजल जनरेटर में यूज करते हैं, डीजल जनरेटर में। ठीक है, डीजल जनरेटर्स, हाँ डीजल जनरेटर्स में जब आप एमएससीबी या फिर आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर चला जाता है या फिर पावर अनहेल्दी हो जाता है, उस टाइम ये पैनल जो है आपका सेंस करेगा कि इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का पावर जो है अनहेल्दी हो गया या फिर रिक्वायर्ड वोल्टेज से नीचे है, मतलब 380 वोल्टेज से नीचे है ना, फॉर 3 फेज में। तो क्या करेगा, ये सेंस करेगा, यानी ईबी को कट करेगा एंड डीजी को स्टार्ट करेगा ऑटोमेटिकली। डीजी को स्टार्ट करेगा यानी ईबी को कट करेगा। फिर जब वो ईबी वापस आ जाता है, ईबी रिसीव हो जाता है, तभी क्या करेगा, सेंस करते हैं कि ईबी का वोल्टेज अपने रेंज पे आ गया, तो डीजी को कट करते हैं यानी लोड ईबी में शेयर करते हैं। ठीक है, तो उसी के लिए एक पैनल है अपना, वो मेनली पैनल डीजी के साथ आते हैं, डीजी के साथ आते हैं। जो आपका किर्लोस्कर ऑयल इंजन का जो कुछ भी आपने पैनल डीजी देखा है, कोयल का है ना, KOEL कोयल बोलते हैं, किर्लोस्कर ऑयल इंजन लिमिटेड है ना, उसके लिए हम लोग पैनल दिया हुआ था लास्ट टाइम ना। किर्लोस्कर ऑयल इंजन का जो ग्रीन का एक ब्रांड है ना। यस सर। आपने नाम सुना? ग्रीन का ब्रांड है। हाँ हाँ यस सर। हाँ, तो लास्ट टाइम इन द सेंस आप मैं बोलता हूँ 2002 या 2003 की बात है। तो उस टाइम जो रिलायंस वाला जो है ना, रिलायंस कम्युनिकेशंस, रिलायंस का टावर का काम चल रहा था महाराष्ट्र में, है ना। तो रिलायंस हर एक टावर के साथ क्या होता है, एक जनरेटर देते हैं हर एक टावर के साथ। हाँ, जहां जहां पे टावर है वहां पे आपको डीजी सप्लाई करना चाहिए, क्योंकि वो जो टावर के लिए जितना भी इलेक्ट्रिसिटी लगते हैं वो डीजी प्रोवाइड करते हैं, है ना। तो उसी के लिए जो पैनल है तो हम लोग सप्लाई करते थे उस टाइम। तो अपने को एक 500 पैनल और 1000 पैनल्स पर 3 मंथ्स ऐसा अपने को ऑर्डर मिलता था उस टाइम। तो कहने का मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी रहता है तभी वो डीजी ऑफ रहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पावर चला जाता है तभी आपका डीजी चालू ऑटो में सॉरी ऑटो में दोनों ऑपरेशंस हो जाते हैं। और कैसे होते हैं हम लोग देखेंगे, वायरिंग डायग्राम में कैसे ऑपरेट होते हैं वगैरह। ठीक है, अभी जीए देख लीजिए। जीए में बहुत सारा डिटेल्स आपने देखा होगा। यहाँ पे ये आपका साइड व्यू है, इसके अंदर का कंपोनेंट्स भी डॉटेड लाइंस में बताया गया कि कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे बिठाया गया है ना। ये आपका फ्रंट व्यू है। फ्रंट व्यू में देखो L1 L2 L3 L4 L5 है ना। L1 L2 L3 L4 L5 क्या है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है ईबी इनकमिंग, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इनकमिंग रहेगा तो L1, आउटगोइंग टू लोड मतलब सेम आपका L1 2, डीजी इनकमिंग, डीजी का सिग्नल्स है, और आपका पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स का जो कुछ भी आपका सिग्नल्स आएंगे वो आपका यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, मतलब डीजी कॉमन फॉल्ट है वो, पोटेंशियल फ्री कॉन्टैक्ट्स डीजी कॉमन फॉल्ट का आ जाएंगे। ठीक है,
डीजी कॉमन फॉल्ट का सिग्नल वहां पे आ जाएंगे। डीजी के अंदर कोई फॉल्ट आ गया तो उसके बाद ये जो है आपका डिवाइसेस यूज किया है अभी, है ना। प्रेशर गेज है, वाटर गेज है, डीसी वोल्टमीटर है, डीसी अमीटर, आरपीएम मीटर, ये जो है एएमएफ रिले है, ऑटो मेन्स फेलियर रिले है, ऑटो मेन्स फेलियर रिले। एपीएफसी का भी एपीएफसी रिले यूज करते थे, यहाँ पे भी एएमएफ रिले है, केडब्ल्यूएस मीटर, एसी वोल्टमीटर, एसी मीटर, ठीक है। ये पीबी1 पीबी2 जो कुछ भी स्विच हम लोग वायरिंग डायग्राम में देखेंगे, पीबी1 क्या है, ठीक है, वो सेलेक्टर स्विच है S1। हाँ, तो इतना कंपोनेंट्स इसके अंदर यूज होते हैं, इतना कंपोनेंट यहाँ पे यूज होते हैं। डोर पे अभी अंदर देखो क्या क्या है। ये बैटरी चार्जर, बीसी बैटरी चार्जर है, मतलब ये सब रिले। आवाज नहीं आ रहा सर आपको। नंबर 2, उसके बाद CT1 मीन्स कंडक्टर, MC, LVM लाइन वोल्टेज मॉनिटर, जो GVR जो है आपका टर्मिनल डिटेल, ये आपका टर्मिनल डिटेल्स है, ठीक है। अभी आ रहा है आवाज? हेलो हाँ आ रहा है सर अभी। हेलो, हाँ हाँ, यस आ रहा है ये आवाज। कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर रहा था, ये हाँ अभी कंपोनेंट्स एक्सप्लेन कर रहा था, सब सुना दिया या फिर वापस बोलूं एक बार और? सर एक बार वापस बोलिए सर, सुने नहीं। हाँ ठीक है। ये जो है माउंटिंग प्लेट के अंदर जितना भी कंपोनेंट्स लगा हुआ है, ये जो है सब रिलेज है, मतलब ये जो बीसी मतलब बैटरी चार्जर है, रिले 1 रिले 2 है ना, ECR FCR ये जो है आपका कंट्रोल रिले है, FR मतलब आपका फॉल्ट रिले, ये हुडर रिले है, BCR मतलब बैटरी चार्जर रिले है, ये आपका MCB है, ठीक है ना। और CT1 जो CT आप यूज करते हैं, और ये मेंस कंडक्टर, LVM मतलब लाइन वोल्टेज मॉनिटर है, GVR मतलब आपका जनरेटर वोल्टेज रिले, AC कंडक्टर मतलब अल्टरनेटर कंडक्टर है, CT2 है ना। उसके बाद ये जो है नीचे आपका टर्मिनल्स है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का इनकमिंग टर्मिनल और DG का इनपुट टर्मिनल, ये दोनों का इनपुट यहाँ पे आ जाएंगे, और इसको कंट्रोलिंग के लिए X1 X2 आपका आउटगोइंग टर्मिनल्स है, कंट्रोल टर्मिनल्स है, ठीक है। ये IGA है क्या सर? ये ठीक है, ये इतना। हेलो, ये IGA है क्या सर पैनल का? हाँ हाँ, IGA है, टेंटेटिव है लेकिन, ठीक है। क्लाइंट अप्रूवल के लिए टेंटेटिव देना चाहिए, इसलिए क्लाइंट अप्रूवल के लिए हम लोग टेंटेटिव ड्राइंग्स बना के अप्रूवल देते हैं, आप देते हैं, ठीक है। नॉन कंपार्टमेंटल पैनल में अपने को टेंटेटिव माउंटिंग डिटेल्स देना जरूरी है ना, IGA देना जरूरी है। हाँ नॉन कंपार्टमेंटल में, कंपार्टमेंटल पैनल में अप्रूवल के लिए जरूरत नहीं है, लेकिन नॉन कंपार्टमेंटल में आपको इंटरनल डायग्राम देना जरूरी है, ठीक है। ये आपका ग्लांस प्लेट का डिटेल्स है, लास्ट टाइम भी मैंने ये एक्सप्लेन किया था ग्लांस प्लेट कैसे होते हैं, कैसे आपका इसका डिटेल्स कैसे देते हैं वगैरह, है ना। ये ग्लांस प्लेट का डिटेल्स है। ये देखो ये ऐसा C चैनल होता है ना, लास्ट टाइम अपने ISMC का जो बोले इसका साइड व्यू ऐसा है ना, IC चैनल ऐसा होता है, इसका हाइट जो है 75 mm रहता है, इसका ये जो विड्थ जो है आपका 25 mm या 50 mm रहेगा, है ना, हाइट के हिसाब से चेंज होता है वो भी। और ये आपका ग्लांस प्लेट का डिटेल्स है। क्लियर है जी ये आपको? यस सर। ये क्लियर। पावर डायग्राम पे जाएंगे, ये आपका सिंगल फेज का डायग्राम है, एक्चुअली सिंगल फेज का पावर डायग्राम है। डीपली देख लो, मैं एक बार आपको रफ आइडिया देता हूँ कैसे वर्क करते हैं ना, एक बार देख लो, सब क्लियर है। व्यू मतलब आपको ड्राइंग विजिबल है क्या? ड्राइंग विजिबल है? टॉप साइड का थोड़ा सा ऊपर गए। हाँ, वो एक KWS मीटर का है, वो कुछ इतना डीपली मतलब उसका इम्पोर्टेंस नहीं है, देखते हैं, वो भी एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ठीक है। ये बेसिक पावर डायग्राम है, ये सिंगल फेज वाला है ना, फेज यानी न्यूट्रल है, 3 फेज नहीं है, सिंगल फेज है, ठीक है। यहाँ से आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर आएंगे, यहाँ पे जो है आपका अल्टरनेट से पावर आएंगे, है ना। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से पावर आके लोड पे चला जाएगा, यहाँ पे आपका लोड है ना, 230 वोल्ट टू लोड, यहाँ पे लोड पे आ जाएंगे, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जब ऑन रहेगा तो यहाँ से लोड पे चला जाएगा, अगर आपका DG पे चला रहेगा तो यहाँ से आके यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तभी
ईबी चालू रहेगा तो फिर ये कॉन्डक्टर बंद होना चाहिए, अगर ऑल्टरनेटर से चालू हो गया तो फिर ये कॉन्डक्टर बंद होना चाहिए। ठीक है, दोनों एट अ टाइम ऑन नहीं होना चाहिए। लास्ट टाइम हमने जो डेल्टा स्टार्टर में जो आपने देखा था, स्टार और डेल्टा कॉन्डक्टर एक साथ ऑन नहीं होना चाहिए, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक डाला हुआ था। यहाँ पे भी सेम आप लोग इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक डालोगे दोनों के बीच में, कि दोनों एट अ टाइम ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अभी हम लोग डीपली जाएंगे उसका वर्किंग कैसा है। यहाँ से पावर सप्लाई आ जाएंगे, समझो इनकेस मेरा ईबी चल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चल रहा है, तो मेरा पावर जा रहा है यहाँ पे लोड पे। उस टाइम क्या होगा, यहाँ पे दो ऑप्शन है, एक मैनुअल और एक ऑटो। ठीक है, यहाँ पे आने से पहले यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने एक एलवीएम कनेक्ट किया। एलवीएम इन द सेंस क्या है, लाइन वोल्टेज मॉनिटर है। लाइन वोल्टेज मॉनिटर ये क्या करेगा, हमेशा लाइन वोल्टेज को मॉनिटर करते रहेंगे कि वो आपका सेट वैल्यू के अंदर है। सिंगल फेस रहेगा तो आपका 190 या 182, 240 या 250 वोल्टेज के अंदर वो रेंज सेट करते हैं। वो सेट के वैल्यू के अंदर वोल्टेज है या नहीं है, वो कौन मॉनिटर करेगा, आपका एलवीएम, लाइन वोल्टेज मॉनिटर मॉनिटर करेगा। उसको फेज और न्यूट्रल के बीच में उसको कनेक्ट किया गया है, तो हमेशा मॉनिटर करते रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे भी कनेक्टेड है जीसीयू, मतलब आपका ये जो है एएमएफआर जो है, जीसीयू बोलते हैं हम लोग उसको, मतलब जनरेटर कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, जनरेटर कंट्रोल यूनिट है। ठीक है, क्लियर। जनरेटर कंट्रोल यूनिट का डायग्राम यहाँ पे है जीसीयू का, है ना, वो डायग्राम हम लोग डीपली जाएंगे। यहाँ पे जीसीयू के लिए कनेक्शन है, वो भी फेस एंड न्यूट्रल के बीच में उसको ऑक्सीलरी सप्लाई दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर, क्लियर है। यस सर। यस सर। ओके, हाँ, अभी मैनुअल पे देखेंगे। पहले मैनुअल पे ऑपरेट कैसे करते हैं। यहाँ पे देखो, सिर्फ मैंने मैनुअल पे डालने के बाद यहाँ पे मेरा ऑफ पुश बटन है ना, ऑफ पुश बटन है, एनसी कॉन्डक्ट है, उसके बाद ऑन पुश बटन है। जब मैं उसको प्रेस करता हूँ तो नीचे सप्लाई हो जाएगा। एसी का कॉन्डक्ट मैंने इसलिए लिया है, ये जो एसी है इलेक्ट्रिकल इंटरलॉक है ना, जब भी एसी ऑफ रहेगा तो जाके एमसी को सप्लाई मिलना चाहिए। एसी ऑफ रहेगा तो आपका एमसी को सप्लाई मिलना चाहिए। ठीक है, एसी इन द सेंस ऑल्टरनेटर कॉन्डक्टर है, ध्यान से सुनो आप, है ना। एसी ऑफ रहेगा तो जाके एमसी को सप्लाई मिलेगा। तो मैनुअल में मेरा मेंस कॉन्डक्टर ऑन हो जाएगा, मैनुअली मेरा मेंस कॉन्डक्टर ऑन हो जाएगा और उसका इंडिकेशन भी आ जाएगा लोड ऑन मेंस। अब मेरा लोड जो है मेंस के ऊपर चल रहा है ना, मेंस सप्लाई के ऊपर चल रहा है, ऐसा मेरा इंडिकेशन भी आ जाएंगे यहाँ पे। ये जो है, ये जो कॉन्डक्ट जो है आपका, पहले जो ड्राइंग्स हम लोग यूज करते थे, अभी एलईडी लैंप नहीं यूज करते थे, फिलामेंट लैंप यूज करते थे। तो फिलामेंट लैंप के अंदर आपका एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर्स होते हैं। ठीक है, अब देखो 2006 का ड्राइंग है। ठीक है, बहुत पुराना वाला ड्राइंग है ये। उस टाइम हम लोग जो फिलामेंट लैंप यूज करते हैं उसके अंदर का डायग्राम है ये वाला, ये आपको जब भी जरूरत नहीं है डायरेक्ट आप उसको लैंप कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर। मैनुअल का जो ऑपरेशन क्लियर हो गया। यहाँ पे एमसी का इंटरलॉक, सॉरी होल्डिंग कॉन्टैक्ट दिया है, तो वैसे आपका क्लोज हो जाएगा तो आपका करंट इस साइड से जाएंगे, है ना, होल्डिंग थ्रू जाएंगे। ठीक है, आपने पहले वर्किंग किया है उसका। हाँ, कैपेसिटर और रेजिस्टर क्या बताया? कैपेसिटर और रेजिस्टेंस का जो है ना, वो आपका फिलामेंट लैंप है, उसके लिए यूज किया है, क्योंकि वो 230 वोल्ट का नहीं है, 24 वोल्ट का होगा या फिर 12 वोल्ट का होगा। उसको वोल्टेज कम करने के लिए रेजिस्टेंस यानी कैपेसिटेंस यूज किया है, है ना। अभी जो आपका फिलामेंट लैंप रहेगा तो ये इंडक्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, ऐसा आरएलसी हो गया, है ना। वो आपको यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, उसके लिए ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं। अभी क्या है, सब एलईडी लैंप है, हाँ, है ना, सब एलईडी लैंप है, इसलिए हम लोग ये सर्किट नहीं यूज करते हैं, सिर्फ आप डायरेक्ट लैंप कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, ठीक है, ओके, मैनुअल का क्लियर हो गया। यस सर। एक बार और बताता हूँ। अभी आपका फेज मैंने ले लिया ऊपर से एमसीबी, उसके बाद मैंने एलवीएम कनेक्ट किया है, लाइन वोल्टेज मॉनिटर करते रहेगा हमेशा कि मेरा लाइन वोल्टेज हेल्दी है कि नहीं है। उसके बाद एक जीसीयू के लिए भी कनेक्शन दिया है, मेंस का कनेक्शन। यहाँ पे भी देखो जीसीयू का ऑल्टरनेटर से भी कनेक्शन दिया है, मैं बोलता हूँ उसके लिए क्यों दिया है। अभी जीसीयू सिर्फ मेंस का देखो, अभी सिर्फ जीसीयू के लिए मैंने मेंस का ऑक्सिलरी दिया है, मेंस का ऑक्सिलरी सप्लाई दिया है यहाँ पे B1 B3। अभी फेस और न्यूट्रल यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो मेरा सेलेक्टर स्विच है ऑन ऑफ
सॉरी ऑटो मैनुअल ऑफ का सेलेक्टर स्विच है। मैनुअल में जब डालते हैं ऑफ पुश बटन है, उसके बाद मेरा ऑन पुश बटन है। ऑन पुश बटन जब भी मैं प्रेस करता हूं, अगर आपका एसी बंद है, ऑल्टरनेटर कॉन्टैक्टर बंद है, तो फिर आपका एमसी चालू हो जाएंगे, मेंस कॉन्टैक्टर चालू हो जाएंगे। ठीक है, जैसे मेंस चालू हो जाएंगे, कॉन्टैक्टर आपका क्लोज हो जाएगा, होल्डिंग मिल जाएगा आपको, और आपका एमसी चालू हो जाएंगे। उसका इंडिकेशन भी आ जाएंगे, लोड्स ऑन मेन। ठीक है, मेंस पे मेरा लोड चल रहा है अभी। ठीक है, इतना ही मेंस मैनुअल का ऑपरेशन इतना ही है। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। क्लियर है? यस सर। ओके, अभी ऑटो में, हाँ अभी ऑटो में जाएंगे। ऑटो में, ठीक है, मैं सेलेक्टर स्विच को ऑटो में डालता हूं। ऑटो में डालने के बाद यहाँ पे देखो R1 का एनसी यूज किया है, R1 का एनसी यूज किया। अभी R1 कहाँ पे भी ये शीट में नहीं दिखेगा आपको, R1 एक्चुअली यहाँ पे है, यहाँ पे R1 है। ठीक है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R1 कहाँ पे है, MC है, मेंस कॉन्टैक्टर, मतलब जीसीयू का जो यूनिट है उसके अंदर से MC का जो सिग्नल मिलेगा तो ही जाके आपका R1 कॉन्टैक्टर ऑन होगा, है ना। मतलब जब आपको यहाँ पे ऑटो सेलेक्टर स्विच का मैंने एक कॉन्टैक्टर दिया, जब मैं ऑटो में डालता हूँ उसको न्यूट्रल। सर आवाज नहीं आ रहा आपको? सर आवाज नहीं आ रहा है। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हाँ यस सर, आ रहा है प्रयास। हाँ कट हो गया था बीच में। हाँ हो गया। किधर तक एक्सप्लेन किया था मैंने? जीसी ऑटो का मैंने बताया, ऑटो का स्टार्ट किया। ऑटो का स्टार्ट किया था, है ना। हाँ अभी देखो, हाँ ऑटो में जब मैं स्विच डालता हूँ तो विजिबल नहीं है। हाँ स्क्रीन विजिबल नहीं है क्या? 1 सेकंड, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है सर। हाँ, ऑटो में जब मैं स्विच को डालता हूँ, मतलब ये जो स्विच मेरा ऑटो में है, तो उसके बाद फिर R1 का NC थ्रू कनेक्ट होके यहाँ पे MC को सप्लाई मिल जाएगा, है ना। प्रोवाइडेड आपका AC ऑफ होना चाहिए, ऑल्टरनेटर कंडक्टर ऑफ होना चाहिए। ठीक है, क्लियर? हेलो, वापस गया क्या? नहीं आ रहा है सर, आ रहा है। नहीं सर आ रहे। हाँ हाँ, अभी ये R1 क्या है? R1 इन द सेंस आपको देखना पड़ेगा पावर सर्किट 2 में, उसमें हाँ जेसीयू का कंट्रोल डायग्राम एक्चुअली है। यहाँ पे देखो R1 और R2 को कॉन्टेक्ट दिया है, एक देखो MC से और एक AC से दिया है। ठीक है, जैसे मेरा जीसीयू को सप्लाई मिल जाएगा, कहाँ से मिलेगा? यहाँ पे 12 वोल्ट डीसी है, यहाँ पे आपका 0 वोल्ट है। जब 0 कहाँ से मिलेगा? जब मैं स्विच S1 को ऑफ ऑन करता हूँ, मतलब ये जो स्विच जो है S1 है ना,
ये स्विच 1 जब मैं S1 जो है मैं ऑटो में डालता हूँ तभी जाके उसको न्यूट्रल मिलता है ना, 0 वोल्ट मिलते हैं, ग्राउंड मिलते हैं। अगर ग्राउंड इसको मिल गया ऑटो में डालने के बाद, ग्राउंड मिल गया, 12 वोल्ट भी मिल गया है ना। अगर एनसी का कॉन्टैक्ट से लेके मैंने ये रिले ऑपरेट किया है R1 और R2, ठीक है, R1 और R2। अगर एमसी का कॉन्टैक्ट में अगर ऑफ है मेरा, ये कॉन्टैक्ट अगर R1 का कॉन्टैक्ट मेरा ऑफ है, ये वाला R1 पिकअप नहीं है ना, तो ही जाके क्या होगा, ऑटो में से सिग्नल आपका नीचे जाएंगे, ऑटो सिग्नल आपके नीचे आ जाएंगे और एमसी कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। एमसी ऑन होने के बाद क्या होगा, आपका सप्लाई यहाँ से नीचे जाएंगे लोड पे, ठीक है। लोड पे आने के बाद यहाँ पे आपका एसी वोल्ट मीटर है और यहाँ पे एसी अमीटर है ना। एसी अमीटर आपका करंट कितना लोड के हिसाब से सेलेक्ट करना चाहिए। यहाँ पे 60 एम्पियर है, सिंगल फेज है और डोमेस्टिक पर्पस के लिए इसलिए आपका 60 एम्पियर है सिर्फ, है ना। 60 एम्पियर का एसी अमीटर है। यहाँ पे आपका 230 वोल्ट का, सॉरी 300 वोल्ट का एसी अमीटर है, ठीक है। और यहाँ पे भी ये जो सर्किट है हम लोग बाद में डिस्कस करते हैं, बैटरी चार्जर का है ये जीवीआर का वगैरह एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कैसे वर्क करेगा ये, बैटरी कैसे चार्ज करेंगे, है ना। ये समझ में आया? अभी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से हम लोग कैसे ऑपरेट करते हैं, समझ में आया? यस ओके, यस सर। हाँ, अभी समझो इनकेस एलवीएम ने सेलेक्ट कर दिया, एलवीएम ने सेंस कर दिया कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है अनहेल्दी हो गया, या फिर आपका जो वोल्टेज जो आपने सेटिंग किया है उसके नीचे आ गया, है ना, सेटिंग वोल्टेज के नीचे आ गया, मतलब 380 वोल्ट के नीचे आ गया, फिर आपका एलसीडी बोर्ड का सप्लाई चला गया, तो क्या करेंगे, एलवीएम आप सिग्नल देंगे ऑल्टरनेटर को ऑन करने के लिए। कैसे देंगे, यहाँ पे आपका सप्लाई है, यहाँ पे है ना, एलवीएम का कॉन्टैक्ट है। एलवीएम का कॉन्टैक्ट क्या करेगा, जीसीयू को सिग्नल देंगे ऑन करने के लिए, है ना। जीसीयू कमांड देंगे आपका डीजी स्टार्ट करने के लिए। डीजी स्टार्ट कमांड आपका 3 बार देंगे। डीजी मैनुअल स्टार्ट का भी कमांड यहाँ पे है, डीजी मैनुअल अगर उसके बाद अगर स्टार्ट नहीं हुआ तो तभी स्टार्ट करने के लिए, है ना। वापस बोलता हूं, जब आपका एलवीएम का सिग्नल मिलेगा, एलवीएम से आपको सिग्नल मिलेगा कि आपका अल्टरनेटर स्टार्ट करना है ना। देखो यहाँ पे एलवीएम का सिग्नल है, एलवीएम का एनसी कॉन्टैक्ट डाला हुआ है। एलवीएम के जब भी आपको सिग्नल मिलते हैं, मतलब ये जो रिमोट कॉन्टैक्ट जो है आपका एलवीएम के जब भी सिग्नल मिलते हैं, एक क्लोज हो जाएगा तो ये आपका ग्राउंड वोल्टेज कट हो जाएगा। उल्टा भी कर सकते हैं, यहाँ पे एनओ भी यूज कर सकते हैं। एनओ मिला तो आपका सिर्फ आप ग्राउंड वोल्टेज आपको मिल जाएगा ये वाला पॉइंट पे, ठीक है। तो ये जीसी को सिग्नल मिलना चाहिए। सिग्नल एक तो आपका एनओ कॉन्टैक्ट से मिलेगा, नहीं तो एनसी कॉन्टैक्ट से। यहाँ पे एनसी कॉन्टैक्ट है, मतलब आपका ग्राउंड कट हो जाएगा, उस टाइम ग्राउंड कट हो जाएंगे, ठीक है। ऑटो में रहेगा तो यहाँ से सिग्नल आपको 0 वोल्टेज यहाँ पे मिल ही जाएगा, ठीक है। एलवीएम से सिग्नल मिल गया, जीसी को स्टार्ट करना है, मतलब आपका ऑल्टरनेटर को स्टार्ट करना है, तो जीसी से आपका सिग्नल जाएगा का स्टार्ट कमांड के लिए, मतलब आपका डीजी ऑन करने के लिए। कितने बार देंगे, 3 टाइम अटेम्प्ट करेंगे, 3 बार, है ना। क्रैंक मोटर को सप्लाई देंगे क्रैंक मोटर ऑन करने के लिए। यहाँ पे है क्रैंक मोटर, आपका क्रैंक मोटर यहाँ पे है, तो क्रैंक मोटर को सप्लाई जाएंगे 3 बार, है ना। 3 बार क्रैंक मोटर को ऑन करने के लिए सप्लाई जाएगा। किससे जाएगा? 3 अटेम्प्ट में, हाँ, 3 टाइम्स पल्स जाने वाला है ना? हेलो हेलो, पल्स जाएगा ना 3 टाइम्स? 3 टाइम्स पल्स जाएगा, हाँ। हाँ, किससे जाएगा पल्स? मतलब हाँ, ये जो है ना, अभी देखो यहाँ पे आपका रिले ऑपरेट किया है ईसीआर का, ईसीआर यहाँ पे है ना। ईसीआर का कॉन्डक्टर के स्टार्ट बटन है यहाँ पे, देखो स्टार्ट किया है, ईसीआर को सप्लाई मिल जाएगा। जैसे आपका जीसीयू को स्टार्ट कमांड मिल जाएंगे तो जीसीयू क्या करेंगे, ईसीआर करके एक आपका रिले को ऑपरेट करेंगे। जैसे जीसीआर ऑपरेट हो जाएंगे तो मोटर को सप्लाई जाएंगे, ठीक है। जीसी फर्स्ट जीसी को सप्लाई मिलेगा एलवीएम थ्रू। एलवीएम जब भी स्टार्ट होता है, मतलब जीसी जब भी स्टार्ट होते हैं तो आपका सिग्नल जाएगा ईसीआर को, है ना। ईसीआर जब भी ऑन हो जाता है, ईसीआर क्लोज हो जाएगा, आपका मोटर को सप्लाई जाएगा, ठीक है। नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे मोटर 3 पल्स कैसे जाएगा, किससे जाएगा? हाँ, 3 अटेम्प्ट हम लोग इसलिए करते हैं कि अगर 3 अटेम्प्ट में मोटर को चालू होना चाहिए। 3 अटेम्प्ट ठीक है, लेकिन किससे जाएगा उससे 3 टाइम्स पल्स? हाँ, ये जो है जीसी को हम लोग को उसके हिसाब से प्लान करना पड़ेगा। जीसी को जो प्रोग्राम करते हैं ना, तो उसके अंदर हम लोग को प्रोग्राम करना पड़ेगा कि मतलब कितना अटेम्प्ट देना चाहिए। बाय डिफॉल्ट उसके अंदर 3 अटेम्प्ट है। अच्छा, नहीं तो टाइमर से भी हो जाता ना सर ये पल्स देने का?
पल्स जो है ना टाइमर से कर सकते हैं, लेकिन टाइमर में हम लोग रिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, हाँ, क्योंकि क्या होता है कभी कभी डीजी फेल टू स्टार्ट का जब सिग्नल आते हैं ना, डीजी कभी फेल टू स्टार्ट कभी आते हैं, एक तो उसके अंदर आपका फ्यूल नहीं होता है, डीजल नहीं होते हैं, है ना। दूसरा क्रैंक मोटर स्टार्ट करने के लिए आपका बैटरी चार्ज नहीं होते हैं। बैटरी अगर चार्ज नहीं है ना, डिस्चार्ज हो गया बैटरी पूरा, तो वो चार्ज स्टार्ट नहीं होते हैं, है ना। अगर आप टाइमर पे देते हैं तो क्या होता है, ये सब कुछ भी चेक नहीं करेंगे, डायरेक्टली 3 अटेम्प्ट दे देंगे। आपके फ्यूल फुल है कि नहीं है वो चेक नहीं करेगा, या फिर आपका बैटरी चार्जर है क्या, चार्ज है क्या, वो नहीं चेक करेंगे। सिर्फ वो क्या कर देंगे, टाइमर आपने जो सेट किया वैल्यू 10 सेकंड के बाद, 10 या 20 सेकंड के बाद क्या करेंगे, पल्स देते रहेंगे 3 बार, है ना। अभी यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जीसीयू को एक सेट पॉइंट डाल सकते हैं, मतलब यहाँ पे क्या है, हर एक यूनिट है, ऑयल प्रेशर, वाटर टेम्परेचर, आरपीएम मीटर, सब मीटर यहाँ पे लगा हुआ है, उसका इनपुट्स लिया हमने, है ना। सब इनपुट लेके क्या करते हैं कि 3 अटेम्प्ट में क्या क्या चेक करेगा, बैटरी चार्जर होके क्या नहीं है। यहाँ पे मैंने बोला बैटरी चार्जर कैसे चेक करते हैं यहाँ पे, है ना, जीवीआर का एनसी लेके किया है बैटरी चार्जर, है ना, है ना। तो ये सब आपको पैरामीटर्स चेक करना पड़ेगा डीजी स्टार्ट करने से पहले, है ना। डीजी स्टार्ट करने के लिए क्या क्या इनपुट्स आपको लगेगा, हेल्दी, एक तो बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए, ऑयल प्रेशर कंप्लीट होना चाहिए, एलएलओपी मतलब क्या है आपका, लो लूब ऑयल प्रेशर, है ना। यहाँ पे हमने वैसे इसका किया था, फायर फाइटिंग का किया था ऐसा। हाँ, लूब ऑयल प्रेशर चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे भी इनपुट लिया है, देखो एलएलओपी का प्रेशर इनपुट लिया है, लूब ऑयल प्रेशर का, हाई वाटर टेम्परेचर, हाफ वाला वाटर लेवल कितना होना चाहिए, है ना। हाई कैनोपी टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो भी अलार्म देंगे, ट्रिप कर देंगे, मतलब बहुत सारा इनपुट्स लगेगा उसके लिए, है ना। ये सब चेक करने के बाद फिर वो जीसीयू स्टार्ट कमांड देंगे, है ना। एक बार एलवीएम से आ गया, ये जो है ना डायोड भी यूज किया, डायोड क्यों यूज किया यहाँ पे, क्या सर? हाँ, डायोड है, डायोड क्यों यूज किया, ठीक है। एक काम करते हैं, यहाँ पे स्टॉप करते हैं हम लोग, मतलब बहुत सारा आप लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ेगा तो ही जाके आपको समझ में आ जाएंगे, है ना। ऐसा रफली बोलेगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेंस का समझ में आया कि मैनुअल में कैसे करते हैं और ऑटो में कैसे करते हैं, समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो कल हम लोग जनरेटर का मतलब एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये सर ये ड्राइंग मिलेगा, आज का रिकॉर्डिंग देख, ड्राइंग रिकॉर्डिंग में मिलेगा ना अभी, नहीं तो प्रिंट स्क्रीन ले लो अभी। प्रिंट स्क्रीन तो लिए है, प्रिंट स्क्रीन ले लो, देख लो, अगर कुछ डाउट रहेगा तो। ड्राइंग रिकॉर्डिंग में तो ऐसे मिल जाएगा। और मेन इंपॉर्टेंट जो है, रोहित को एक बार पूछ लो कि ऑटोकैड के क्लासेस कभी करने वाले हैं, क्योंकि आपके ड्राइंग्स बहुत बाकी हो जाएंगे। अभी भी 4-5 ड्राइंग बनाना बाकी है ना, सब हाथ से बनाया आपने। हाँ सर। वो ऑटोकैड में बनाना बाकी है। हाँ, ऑटोकैड में प्रैक्टिस कर लो और वो एक बार कंफर्म कर लो, कल हम लोग ये डिस्कस करते हैं, ठीक है। हाँ सर। डाउट्स लेके आओ, वापस मैं बोलता हूँ, डाउट्स लेके आओ तो डिस्कस करते हैं, है ना। मेरा टाइम वेस्ट हो गया तो भी चलेगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल, कुछ अगर डाउट पूछना नहीं है तो, ठीक है। ओके सर। मनोज, पवन, अचल, मेरा एक डाउट था डिस्कस करो एपीएफसी के बारे में। एपीएफसी पैनल में बोलो। मेरा लोड कुछ भी नहीं है, मैंने कैपेसिटर ऑन किया तो कुछ प्रॉब्लम आएगा क्या? कैपेसिटर अगर ऑन है, कुछ भी लोड नहीं है आपका, इंडक्टिव लोड कुछ भी नहीं है, हाँ, तो फिर आपका पावर फैक्टर लीडिंग में चला जाने के चांसेस है। अच्छा, क्योंकि सिर्फ आपका सर्किट में कैपेसिटेंस ऐड होते जा रहे हैं, है ना। इंडक्टिव लोड कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, तो आपका सर्किट लीडिंग में चला जाना चाहिए, मतलब लीडिंग में चला जाने के चांसेस हैं पावर फैक्टर को। क्योंकि टेस्टिंग के टाइम पे वो कैपेसिटर कभी ऑन ही नहीं करता। हाँ, रेसिस्टिव लोड ठीक है, मतलब आपका लाइटिंग लोड ठीक है, लाइटिंग लोड होने के टाइम पे कैपेसिटर ऑन नहीं करना चाहिए। अगर कैपेसिटर लोड कुछ भी इंडक्टिव लोड नहीं है तो फिर आप कैपेसिटर लोड ऐड करते जा रहे हैं तो फिर पावर फैक्टर इम्प्रूव मतलब हाई होने के चांसेस है, लीडिंग में चला जाने के चांसेस है।
क्या बोल रहे थे आप बीच में? मैं सुना नहीं है, क्या बोल रहे थे कभी? कौन सर? नहीं, अभी बीच में क्या बोला आपने? नहीं सर, कुछ भी नहीं। आपने देखा ऐसा कुछ बोल रहे थे ना, कैपेसिटर ऑन करके रखा है ऐसा कुछ? नहीं, टेस्टिंग करते समय मैं ऑन ही नहीं करती कभी। एक बार किया था, एमसीबी ट्रिप हो हाँ गया ऑटोमेटिकली। हाँ, मतलब क्या होता है आपका कंट्रोल पैनल का जो मैन्युफैक्चरिंग जहाँ पे चल रहा है, या फिर आपका कुछ ज्यादा लोड नहीं है, तो क्या हो जाएंगे, सिर्फ कैपेसिटेंस सर्किट में ऐड होते जाएंगे। हाँ। आपका जो प्रोटेक्टिव डिवाइस जो है वो सेंस करेगा नहीं, ऑटोमेटिकली ट्रिप कर देगा आपके सर्किट को। फिर इधर कैसा होता है, मोटर का जब हम मोटर चार्ज करते हैं ना, मुझे मतलब स्टार्ट करते हैं ना, तब तो पहले से कैपेसिटर ऑन करके रखते हैं, मोटर कैपेसिटर। मोटर कैपेसिटर ऑन करना पड़ेगा ना पहले से? क्यों है? तो उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं आता क्या? नहीं, उसको क्यों है, मैं आपको सवाल किया था, बस मोटर जब ऑन करते हैं, ये मोटर कैपेसिटर पहले से क्यों ऑन करते हैं? मैं आप क्योंकि सवाल पूछने से पहले मैंने इसलिए आपको बोला था कि आपने कुछ नोटिस किया होगा। हाँ, वो पहले से ऑन करके क्यों? रख देते हैं। हाँ, क्योंकि कैपेसिटर पहले से। हाँ। पावर फैक्टर ये नहीं होना चाहिए ना, लैगिंग में नहीं जाना चाहिए। स्टार्टिंग में मोटर ज्यादा करंट लेते हैं। हाँ, मतलब आपका स्टार्टिंग करंट, मतलब हाई कैपेसिटी वाला मोटर रहेगा तो स्टार्टिंग करंट आपका ज्यादा लेते हैं, तो लोड बढ़ते जाएंगे, है ना? वो लोड के हिसाब से आपका सर्किट में उसका फैक्टर मेंटेन होना चाहिए। ये, हाँ, इम्पल्स नहीं आना चाहिए। इसलिए वो क्या करते हैं, पहले कैपेसिटेंस ऑन करके रखते हैं, जो स्टार्टिंग करंट आपका जितना लोड के ऊपर जितना स्टार्टिंग करंट लेते हैं उसको कॉम्पनसेट करने के लिए, है ना? वो कॉम्पनसेट हो ही जाता है वैसे भी, लेकिन जिनका अगर ज्यादा मोटर करना, एचपी का मोटर है, हाँ, तो एचटी क्या का आगे मोटर डायरेक्ट, रहता है हमारे ज्यादा। हाँ हाँ, ज्यादा एचपी का मोटर रहेगा तो फिर इसमें आपका असर पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, पहले कैपेसिटर ऑन करते हैं, उसके बाद मोटर ऑन करते हैं। और क्या रहता है, मोटर कैपेसिटर बोलते हैं, लेकिन वो मोटर का इसका वो इंडिविजुअल फीटर का इंप्रूवमेंट नहीं करता, वो पूरा सिस्टम का इंप्रूवमेंट करता है कैपेसिटर। हेलो। जैसे आपका प्रैक्टिकल नॉलेज बढ़ते जाएंगे, डाउट्स आना चालू हो जाएंगे, फोन करो। हाँ सर, हाँ हाँ, वही सर। हाँ, और क्या रहता है, अभी डाउट। हाँ कैपेसिटर जो ऑन करते हैं ना, वो इंडिविजुअल फीटर का हाँ। नहीं हुआ पावर फैक्टर इंप्रूव करता, हम्म डायरेक्टली इनकमर का करते हो, क्योंकि P1 P2 जैसा रहता है ना, P2 उधर लगा रहता है। करेक्ट। करेक्ट है। और मोटर कैपेसिटर बोलते हो, और ऐसा क्यों रहता है उसको तो मोटर कैपेसिटर बोलते हैं। मोटर कैपेसिटेंस नहीं बोलते हैं, वो साइड का कुछ अलग अलग, मैंने लास्ट टाइम ही बोला था ना, आप जंपर बोल रहे थे, हम लोग हाँ लिंक्स बोलते हैं, है ना? वो साइड पे के ना उनका सीनियर ने वो नाम बोला होगा उनको, वो ही आपको बोल रहा है वो, है ना? मोटर कैपेसिटर ऑन करो, हाँ, तो आप मोटर ही कैपेसिटर में आपको बोलते जूनियर हैं। में बोलेंगे मोटर, हाँ, मोटर कैपेसिटर। आप भी बोलेंगे आपके जूनियर को जाके मोटर कैपेसिटर ऑन करो, है ना? वो एक वर्ड नहीं था, जो है सीनियर टू हमारी जूनियर, कंपनी वो का होते ऐसा था, लेकिन दूसरी कंपनी का मैंने देखा तो उनका भी वैसा ही था। हाँ, वही मैं बोला, सीनियर टू जूनियर ऐसे वर्ड फ्लो होते जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी वही बोला कि मतलब जंबर जो है, हर कंपनी में जंबर बोलते हैं, तो ठीक है, जंबर मतलब वो हम लोग उसको लिंक्स बोलते हैं, 10 बार लिंक्स। जंपर बस बार, मेन बस बार। हाँ, मतलब वो ऐसा जो है लैंग्वेज, मैं वही बोला, क्लाइंट का लैंग्वेज यानी आपका लैंग्वेज जो है अलग अलग होते हैं, तो आपको समझना चाहिए। जो है ना, फोन पे बात करते हैं तो और कंफ्यूज हो जाएंगे, यार यार सामने वाला क्या बोल रहा है, और मैंने तो हाँ। पहली बार सुन रहा हूँ ये, है ना? हाँ। हाँ, हाँ, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल, कुछ अगर दूसरा डाउट नहीं है तो, है ना? 9:30 हो गया। ओके सर। देखो, स्टडी करो, बुक रीड करो, है ना? वापस हर क्लास में बोलता हूँ, बुक रीड करो, डाउट्स लेके आओ, है ना? मिलते हैं। ओके। ओके ओके, गुड नाइट सर। हाँ ठीक है, ओके।